आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर फ्रॉम पंजाब केसरी और आज मेरे साथ है मिर्जापुर की गैंग। वेलकम गाइस, हाउ आर यू? थैंक यू। एक्साइटेड। तो मुझे तो पहले यही जानना है कि हर किसी को इंतज़ार है मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का, तो कितना मुश्किल है स्पॉयलर्स को नहीं देना, क्योंकि इतने सारे आपसे सवाल किए जा रहे हैं, हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या होगा अंत में, तो कितना मुश्किल है, मुझे ये जानना है। डिपेंड करता है आप किससे बात कर रही हैं, क्योंकि अगर आप रसिका से बात कर रही हैं तो स्पॉइलर अलर्ट। मैं स्पॉइलर गिवर और मैं स्पॉइलर मतलब मैं सीजन 2 के भी स्पॉयलर्स हम ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो या गलती से कुछ निकल जाए तो आई थिंक अंजुमन आया तो टोटली लिप्स आर सील्ड। मेरा भी मुश्किल है। मेरे को आप पूछोगे कि और क्या हाल है और मैं शायद बताना शुरू कर दूंगा कि हाँ बस बहुत अच्छा है, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना उस टाइम पे। हम लोग वो नहीं कितनी बार श्वेता को देखना पड़ता है, लेकिन आसपास लोग आप बताइए। हाँ मतलब स्पॉयलर्स को यही सोचना पड़ता है कोई भी सवाल सुनने के बाद ना कि क्या इसका जवाब होना चाहिए कि आपको जवाब भी मिल जाए, स्पॉइलर भी ना जाए, मज़ा भी आ जाए। हाँ तो मतलब चैलेंजिंग तो है। एक स्पॉइलर फिल्टर है हम सबके दिमाग में और जो भी हम बोलते हैं इट हैज टू गो थ्रू दैट। ट्रिकी है। मेरे दिमाग में वो फिल्टर नहीं है। और स्पॉयलर्स के भी अब आई थिंक लेवल है कि भाई कुछ चीज़ें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो स्वाभाविक हैं, जो आपको शायद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये तो आपको शायद पता ही होगा कि कहानी इसी तरफ बढ़ेगी, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो सकती है। जो वाकई में कि शरद कालीन भैया को क्यों ले गए, जो तो ट्रेलर में देखा है, जो ट्रेलर में हमने देखा है या जो एकदम पॉपुलर बिलीव्स हैं। तो मतलब मुझे फोकस ज्यादा रसिका पे करना पड़ेगा अगर करेक्ट कुछ और अच्छा मैं सही ये तरीका भी नहीं अपना सकती, क्योंकि बीना की ट्रेजेक्टरी में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है, कभी भी नहीं रहा है और अब भी नहीं है। तो कैरेक्टर की बात करें तो गोलू जो कैरेक्टर है अब सीजन 3 में वो और ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन को लाइक इन रियल लाइफ एंड ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस करना? आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए जब ये जर्नी दिखती है और जब आप वो जर्नी लेते हो और एंजॉय करते हो, देन दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। क्योंकि गोलू सीजन 1 की, जैसे मुझे लगता है गोलू सीजन 1 की रसगुल्ला थी, और मैं जब अब खुद ही देखती हूँ तो मैं शॉक में हो जाती हूँ कि वाह ये इंसान कौन था। लेकिन जब मैं सीजन 3 भी देखती हूँ तब भी मुझे लगता है कि ये इंसान कौन है, क्योंकि मुझसे तो बहुत ही अलग हैं। एंड वो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 का जो आई थिंक इट्स बीन 9 years, 9 साल से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी और अब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन कहानी की दुनिया में ये कितना टाइम रहा होगा, कुछ 1-1.5 साल, 1.5-2 या साल उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वो बहुत मज़ा आता है कि आप तो इतना ग्रो कर रहे हो, होपफुली आप समझ रहे हो, पर आपके कैरेक्टर्स की अलग पेस पे ग्रोथ हो रही है, तो वो पर मज़ा आता है। अगर यही चैलेंजिंग जब होता है तो तभी इंजॉयमेंट भी उतना होता है। आपके और गोलू में कोई सिमिलैरिटीज है? काफ़ी, आई वुड लाइक टू बिलीव, और काफ़ी नहीं भी। आई थिंक हम दोनों का एक जो तो आकी टाइप्स होती हैं जो हम सब में होती हैं, तो जो वीर रस होता है, वीरा, वो मुझे लगता है कि मेरा भी हाईएस्ट है, गोलू का भी हाईएस्ट है। गोलू अब नाउ नॉट बाय चॉइस, लेकिन जो वायलेंस का रास्ता पकड़ लिया है बिकॉज ऑफ द इवेंट्स जो हुए हैं लाइफ में, जो सिचुएशंस हुई हैं, और जो सर्वाइवल का, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप सर्वाइव ही नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट कुछ प्लान ही नहीं कर सकते हो। तो और बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि गोलू की ज़िंदगी काफ़ी डार्क है और मेरी काफ़ी डिज्नी। ओके तो दोनों को वर्कआउट करना पसंद है। हाँ, और थैंक्स टू मिस पूर्वांचल का आप contest। इंस्टाग्राम देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए क्या दीदी पूर्वांचल हम लेकर जाएंगे। ओके रसिका, आपसे जानना चाहूँगी, आपका कैरेक्टर हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज लेकर आ ही जाता है, एज इन बिकॉज ऑफ सीन्स, तो कभी कभी ट्रोल भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे मीम पेजेस पर आप दिखते हैं, तो वो आप कैसे उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है कि आपके डायलॉग्स बहुत सारे दिखते हैं हमें, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन कमेंट्स जो आती हैं उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो कई बार मैं एक बुरे कमेंट को नोट करती हूँ और ऑनेस्टली पहली बार जब देखते हो तो धक्का तो पड़ता ही, लगता है कि क्यों ऐसे परसीव किया जा रहा है और क्यों ऐसे बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर किसी कहानी का हिस्सा होता है और आपको उस कहानी पे फोकस करना चाहिए, ना कि उस कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज करने में लगे रहना चाहिए। वो बहुत बुरी बात है, एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू डू दैट। आई डोंट लाइक दैट। लेकिन कई बार मैंने ये भी नोटिस किया कि दूसरी कोई ऑडियंस, मैं नहीं, उनको आके चुप कर देती है
तो वो भी है, एक बैलेंस है, एक बैलेंस बना रहता है। तो आई थिंक हर सोसाइटी में होता है ये, कोई लोग नुआंसेस को समझ लेते हैं, कोई लोग सेंसिटिव होते हैं, कोई लोग नहीं होते हैं किसी चीज़ों के लिए सेंसिटिव। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करती हैं। ये शायद हमारे लिए एक एग्जांपल है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और अगर आप किसी औरत को ऐसा दिखाएं जो अपनी सेक्सुअलिटी की कंट्रोल में है, खासकर मर्दों को वो देखना अच्छा नहीं लगता। अग्री ऑन दैट। आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि मिर्ज़ापुर के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया है फीमेल कैरेक्टर्स को, तो जो हमारी ऑडियंस है जो ये देख रही है, गांव के लोग भी हैं और हर कोई देख रहा है मिर्ज़ापुर, उन पर आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ता है जब एक पावरफुल वुमेन कैरेक्टर को वो देखते हैं? तो वो पावरफुल वुमेन कैरेक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, लेकिन शायद अनदेखा कर देते हैं। शायद कहानी के माध्यम से उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत की कि आपके पास जो औरतें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो एक हो जाता है ना कि पावर को इक्वेट किया जाता है गन उठाने से या गद्दी पे बैठने से। लेकिन मैंने देखा है लाइफ में भी हमारे आसपास बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको हम शायद पावरफुल बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो वैसी टिपिकल पावर वाली चीज़ें नहीं कर रही होती है, लेकिन पावर और स्ट्रेंथ तो इतना होता है उनमें, नहीं तो हम इस पेट्रियार्कल सोसाइटी को सर्वाइव कैसे करते। पावर यहाँ से बहुत आता है, मेनली मेरे ख्याल से आई थिंक पावर दिमाग से ही आता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार। तो वो आई थिंक जो विमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको ये बैलेंस बहुत अच्छी तरह से पता है। तो वो जब भी चाहें वो बन सकती हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी कैपेबिलिटी है। उनको अगर कुछ भी रोक रहा है देन डेफिनेटली हम जो पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, और ऑल्सो अस ईच अदर, अगर आप वो अनलॉक कर दोगे ना, एक जो मैजिक हम में है, देन वी आर अनस्टॉपेबल। मिर्ज़ापुर में भी बहुत सही तरह से एक पहलू उसका छुआ गया है किरदार के माध्यम से, कि जब एक विमेन कैरेक्टर मिर्ज़ापुर की दुनिया में अपने एक मिडिल क्लास सेटअप में अचानक से अगर पावर फील करती है तो उसको कैसे प्रोसेस करेगी। जो शिवा जी का जो कैरेक्टर है मसूदा पंडित, सीज़न 1 में बहुत एक कमाल के उनके एक दो सीन्स हैं जिसमें उनको ये लगता है कि शायद मेरे जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो थोड़ा उनका दबदबा मोहल्ले में बन रहा है, वो बनिए की दुकान। तो वो लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि अब क्योंकि वो अगर थोड़े बाहुबली टाइप और थोड़े वैसे हो गए हैं तो मैं जाके पता नहीं क्या मतलब सरकार चला लूँ या मैं ये कर लूँ, उसको धमका दूँ। उनका ये सिंपल है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं जाके बनियों को धमकाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। तो ये मतलब ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ थी उसमें कि आपने एक विमेन कैरेक्टर को एक पावर एक्सरसाइज करने का मौका दिया है, लेकिन उसका एक रियलिज्म भी है कि वो किस दायरे में वो करेगी। आई थिंक इवन जरीना इन सीजन 2, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में जाना है, एंड जब उनकी एंड शी इज बीइंग डूइंग एवरीथिंग दैट इज इन हर कंट्रोल, एंड फिर जब नहीं सुनी जाती है तो कैसे वो साइड स्विच करके, देखो मैं स्पॉइलर यहाँ पे भी देते समय मैं डर रही हूँ, तो फिर वो टीम AKT एंड माधुरी हो जाती हैं। तो वही कि मतलब पंगे अगर लेने हैं तो सोच समझ कर लो। बट इवन फॉर एनी विलेज वुमन, सॉरी जस्ट एडिंग टू ये लोग जो बोल रहे थे, ऑफ कोर्स हम लोग तो दिखा ही रहे हैं एक तरीके से, बट जस्ट रिबेल होना पावर नहीं है ना। एक विलेज में एक लेडी, मैं जब भी देखता हूँ अगर कहीं किसी गांव में जाता हूँ तो वो जो इस तरीके से फार्म को हैंडल कर रही होती है, अपने कैटल को हैंडल करके, अपने बच्चों को से लेके, हस्बैंड से लेके, फैमिली से लेके, और वो जो डिसीजंस वो बना रही है, एक वो हैंडल करना ही एक अलग तरह की मेंटल पावर है, जो मुझे लगता है कि एज शी आल्सो सेड कि नॉट नेसेसरी कि गन उठाना, रिबेल बनना, डिसीजंस के अगेंस्ट जाना ही पावर होती है। वो जो 4 चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, हमारे 2 में हालत खराब हो जाती है, वो हैंडल करने में उनकी जो पावर है वो ही बहुत ज़्यादा होती है। और केयर गिवर होना बहुत पावरफुल चीज़ है, और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता और पावर की तरह समझा नहीं जाता, वो दूसरी बात है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल सिचुएशन है। डेफिनेटली। तो पावर की बात हो ही रही है तो प्रियांशु, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि रॉबिन के बहुत सारे लेयर्स रहे हैं, तो इस सीज़न में ऐसा हमने सुना है कि इस बार सब खुलने वाला है, जो अब तक ऐसे स्लो दिख रहा था या जो हमें ऐसे मिस्टीरियस लग रहा था। आई थिंक उसका मज़ेदार चीज़ रॉबिन की वही है कि वो, मैं हमेशा उसको वो बोलता हूँ कि वो प्याज के जैसे एक एक लेयर कहाँ से निकालोगे, जैसे निकालते रहोगे हर जगह से अलग अलग उसके कलर और वो ढंग, और पर इस बार भी एक अब वो एक जोन में जाने की कोशिश तो कर रहा है,
पर मुझे लगता है हम हमेशा बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं हमेशा। अब उस कोशिश में क्या क्या बाधाएं आती हैं, वही कहानी है, वही मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में कुछ भी आसानी से मिल जाए तो मिर्ज़ापुर तो नहीं रहेगा। और वही रॉबिन का भी खेल है इस बार की, वो भी कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, किसी एक एम से निकला हुआ है। पिछले उसमें एटलीस्ट उसके आपको उसका फोकस क्या है, उसका एम क्या है वो पता नहीं था, वो कौन है, कहाँ से आया है वो पता नहीं था। अभी भी शायद नहीं पता होगा 3 में भी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि शायद ये वो बनना चाहता है, शायद ये करना चाहता है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स शायद क्लियर हो जाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से वहाँ पहुँच रहा है, उसके बीच में अगेन एज आई सेड जो हर्डल्स आने वाली हैं बड़े बड़े हर्डल्स हैं। एक बड़ा सा आदमी है, चौड़ा सा, अपने नाम गुड्डू नाम से पता नहीं बोलता है अपने आप को, लेकिन है ऐसे बहुत सारे हैं। अब जब आप जिससे प्यार करते हो वैसे आसानी से प्यार मिलता भी नहीं है, प्यार में भी हमेशा बाधाएं तो आती हैं। तो मुझे लगता है वो इस बार अब रॉबिन थोड़ा सा समझ रहा है कि हाँ मिर्ज़ापुर में कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलेगा। पिछले बार में वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसमें एक वो षड्यंत्र या बातें से वो अपनी चीज़ें खेल पाता था। इस बार उसको ये भी पता चल रहा है कि नहीं, सिर्फ मेरे बोलने से या मेरे करने से जैसे मैं खेलता था वो गेम नहीं खेल सकता मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और अब वो कहानी के मेन हिस्सों से जुड़ गया है कि जो वो करेगा उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ जाती हैं। बोलते बोलते अभी मैं कैसे बचा रहा हूँ पता है मैं अपने आप को कि जुड़ना तोड़ना अभी भी हाँ मतलब ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये बचा सवाल नहीं आपने मतलब। मुझसे किया होता तो अब तक हो गया। पर ये इतना है, काफी को तो बता दिया मैंने वैसे। मुआफ कर दो गुड्डू को बच्चे। वो नहीं जानता वो क्या कर मेरा रहा है। फेवरेट मोमेंट है जब रॉबिन गुड्डू को कमरे में लॉक कर देता है। हाँ इट इज सो स्वीट। I realize सही that है। Golu, the only time she is smiling in season 2 is when she's with Robin. रॉबिन Yeah. शी गॉट दिस अम्यूज्ड लुक। वो ऐसे देखिए कि ये आया कहाँ से। मतलब मेरा एक्चुअली सीजन 2 में एक और फेवरेट सीन है जब वो त्यागी आता है और मैं बोलता हूँ कि आप लोग बात कीजिए, हम आते हैं। और रॉबिन पहले सीन जब फर्स्ट टाइम गोलू और त्यागी मिलते हैं जहाँ से, और वो वापस आता है तो देखते हैं एक दूसरे को, दोनों ऐसा हल्के से फ्लर्टीनेस चल रही है, कुछ तो हो रहा है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनेमिक है तीनों लोगों के बीच में। आई थिंक आइडिया ही वही है इस बार भी। आप देखिए, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि दिल थाम के बैठिएगा। मेरा एक सवाल है कि रॉबिन की मम्मी कहाँ है इस वक्त? मम्मी ने मना किया बताने से। नो स्पॉइलर मम्मी। नो स्पॉइलर मम्मी ने बोला नहीं। ओके अंजुम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कैरेक्टर में आपके हिसाब से अगर स्पॉइलर मिल जाए, मेरी तो कोशिश यही है, लेकिन इनसे नहीं मिलेगा आपको। आंसर इन ब्रीफ इन्होंने जो दिया है ना, एक्चुअली फुल मार्क्स हैं इसके। तो जो घुमा आप अच्छे मार्क्स आते थे आपके साइंस वगैरह में, आंसर नहीं घुमा नहीं के नहीं, लिखना। बातें करने में सही हूँ मैं, लिखने में नहीं हूँ। आंसर्स कभी नहीं लिख पाता था मैं। आप बताइए, क्या कैरेक्टर के बारे में जानना है मुझे, थोड़ा आपके लेयर्स जानने हैं कि इस बार हम आपको किस अंदाज में देखने वाले हैं। किस अंदाज में? देखिए मतलब ये तो हम जानते ही हैं कि किस परिस्थिति में शरद शुक्ला कालीन भैया को लेके निकला है, किस तरह का वो इंसान है। मतलब इस बारे में तो पता ही है कि एक सूझबूझ दिमाग से चलने वाला आदमी, कोई भी डिसीजन लेने में समय लेने वाला आदमी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कालीन भैया जब वो घायल हैं, वो उसे लेके निकला है, और उसके बाद मतलब हाँ एक जिस तरीके का वो इंसान है, एक गद्दी का कंटेंडर की तरह से उसे हम देख ही सकते हैं, क्योंकि उसका ये एम्बिशन है। और मेरा ये मानना है कि मतलब ये बात अलग है कि फ़िलहाल तो जो कालीन भैया हैं वो घायल हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर हैं वो वही हैं। मतलब वर्चस्व उन्हीं का रहा है हमेशा से, वो रहें ना रहें वो होंगे वही। और डिसीजन कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा वो अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है चीज़ें बदल जाएं। और दूसरी चीज़ जो हमने पहली झलक देखी सीज़न 3 की ट्रेलर में कि अपने विकराल रूप में कालीन भैया फिर से दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो करवाएंगे जो पूर्वांचल में आज तक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा करवाएंगे, करेंगे नहीं। तो अब वो किससे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये सारी परतें हैं जो खुलेंगी सीज़न 3 में और हम देखेंगे। बीना को पता है बस। नहीं, मुझे अभी सीजन 3 का कुछ नहीं पता। मुझे अभी जहाँ तक मेरी रिवीजन हुई वहाँ तक पता। क्विक क्वेश्चन, सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? श्वेता मस्ट बी, हाँ। घर से किसका खाना सबसे अच्छा आता था, टेस्टी एज इन कि सब रेडी रहते थे उसे खाने? अली का मुझे याद है, लखनऊ में। हाँ, अली। लखनऊ में क्या है, लखनऊ उसका घर है। अगर हमने बाहर से बिरयानी या कुछ मंगा ली, टुंडे कबाब जैसे हमें तो बड़े पसंद है, वहाँ के लखनऊ के फेमस है,
वो उसको बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये तुम कैसे मंगा सकते हो, मेरे घर में बनते हैं ये खाना है, और मतलब उसके घर से काफी बार वो बहुत कमाल का खाना आता था। बस एंड करना चाहूंगी, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? भाई धन्यवाद। 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 आ रहा है, देखिए और अपनी लॉयल्टी प्रूव करिए। देखिए एक बार फिर इंतजार हुआ खत्म, इतने सालों से जो सवाल पूछ रहे थे आने वाला है फाइनली। धन धन धन। थैंक यू सो मच गाइस, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू।